अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऑपरेशन मोहब्बत की एपिसोड 3। और नॉवल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। वो वापस जा रहा था, रानिया इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने फ़ोन चार्ज किया। रानिया के 61 वॉइस मैसेजेस थे, 124 टेक्स्ट मैसेज और मुख्तलिफ दिनों में की गई जाने कितनी ही कॉल्स इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने ना मैसेज पढ़े ना ही कॉल। वो इसे सरप्राइज़ देना चाहता था। इसे पता था कि वो खफा होगी, लेकिन खुद पर यकीन था कि वो हर बार की तरह इस बार भी इसे मना लेगा। लेकिन इसे कहाँ मालूम था कि वहाँ वो इसके लिए सरप्राइज़ लिए हुए थी। ऐसा सरप्राइज़ जिसके शौक़ से वो सारी ज़िंदगी नहीं निकल पाता। वो सारी रात यूं ही बालकनी में बैठा रहा था। इसके ज़ख्म ताज़ा हो गए थे। कमरे की हालत यूं थी जैसे कोई तूफान आकर गुजर गया हो। हर चीज़ फर्श पर पड़ी थी। बेड की चादर सिमटी पड़ी थी। परफ्यूम की शीशियाँ टूटी हुई थी। दीवार पर जहाँ वो तस्वीर लटकी थी अब कुछ मदम निशान थे। वो फिर अपनी सोचों के कटहरे में आ खड़ा हुआ था। वो इसे कहती थी कि वो इसे खो देगा। वो ना आया तो वो मर जाएगी। वो नहीं आया था और वो मर गई थी। हमज़ा वहाँ दुश्मन की तबाही के मंसूबे बना रहा था और यहाँ इसकी अपनी तबाही इसके मुंतज़िर थी। इंसान कितना भी मजबूत हो, अपने से जुड़े लोगों के लिए वो मोम हो जाता है। हमज़ा तो टूट गया था। हमज़ा ने चंद दिन पहले जिस ड्रग्स स्मगलिंग ग्रोह को पकड़ा था, वो अपना बदला लेने आन पहुंचा था। रानिया के जिस्म में ड्रग की भारी मिकदार इंजेक्शन के जरिए भर दी गई थी और फिर इसे अपनी हवस का निशाना बनाया गया था। हमज़ा की ललकार को रानिया की चीखों में बदल दिया गया। इसके जिस्म पर जगह जगह हमज़ा के लिए नफ़रत भरे अल्फाज गाड़े गए थे गज़ब से गज़ब ये इस तकलीफ़दा अमल को कैमरे में रिकॉर्ड करके हमज़ा को भेजा गया था। देखने वालों की रूह काँप उठती थी। हमज़ा तो जैसे बोलना ही भूल गया था। वीडियो में रानिया की चीखें रहे सहे हमज़ा पर आखिरी ज़रबे लगा रही थी। तुम ना आए तो मैं मर जाऊंगी। रानिया की आवाज़ इसके कानों में गूंजती रही। मैंने अपनी कसम तोड़ दी। वो अब अपना सर हाथों में गिराए खुद को कोस रहा था। मैंने एक मैसेज खोल कर देखा होता, एक कॉल सुनी होती। वो पछता रहा था। हमज़ा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। कोई मुझे खींच रहा है। मैं चीख रही हूँ। तुम खड़े हो लेकिन मुझे बचा नहीं पा रहे। हमज़ा, वो परेशान थी। तुम हमेशा मेरे साथ रहना प्लीज़। आखिरी वॉइस मैसेज हमज़ा ने सुना। कई दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकला था। बार बार वो रानिया के मैसेज पढ़ता, इसके वॉइस मैसेज सुनता। वो खुद को जिम्मेदार समझता था। वो अपने ज़मीर के कटहरे में खुद को सज़ा का हकदार कह रहा था। वो खुद को अजियत देना चाहता था और वो दे रहा था। वो आंखें बंद करता तो रानिया का चेहरा इसे सुकून नहीं लेने देता था। वो आंखें खोलता तो इसकी आवाज़ इसे अपने कानों में गूंजती महसूस होती। बाबा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमजा की छुट्टी ख़त्म हो गई थी। वो जाने की तैयारी कर रहा था जब फयाज बेग ने मुलाजिम के हाथ से बुलवा भेजा था। वो इसे वापस भेजने के लिए राज़ी नहीं थे। हमजा इनके फ़ैसले पर हैरान हुआ था। ऐसा तुम्हारी अम्मी चाहती हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अब अपने बच्चे को लेकर परेशान है। फयाज वजाहत कर रहा था। तो बजाय इसके कि आप अम्मी को समझाएं, आप खुद मुझे रोक रहे हैं। इसे यकीन नहीं आया था। आज इन्होंने रानिया को अजियत दी है, कल वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तुम क्या करोगे? बोलने वाली सूफिया थी। हमजा बेटा, हमें तुम्हारी परवाह है। हम डर डर को तो नहीं जी सकते। फयाज ने सूफिया की हिमायत की थी। अभी मुझे 4 साल मुश्किल से हुए हैं। आप अभी से मुझे पीछे हट जाने का कह रहे हैं? अंदाज इस्तज़ाइया था। अभी 4 साल हुए हैं तो इतना कुछ हो गया। अगर 4 साल और हो गए तो क्या होगा? तुम्हें और क्या इंतज़ार है हमजा? जब हमारी लाशें उठाओगे तब तुम्हें चैन आएगा। सूफिया बरहम हुई थी। अम्मी, माँ की ऐसी दिल दहलाने देने वाली बात पर वो बस इन्हें देख कर रह गया था। मेरा एक बेटा है, इसे भी आपने निकाल दिया घर से। अब के फयाज से शिकायत करते वो बाकायदा रोने लग गई थी। हमजा, तुम तो समझो, मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें खोने की। सुफियान और ज़िले को मैं बहुत पहले यूं ही मरते देख चुकी हूँ। वो बद वो बदस्तूर रो रही थी। सुफियान सुफियान सूफिया का भाई था जो दहशत गर्दों के खिलाफ एक मिशन में शहीद हो गया था, और ज़िले सुफियान का ही 24 साला बेटा था जो सुफियान की शहादत के 4 माह के बाद इसी किस्म के दूसरे मिशन में शहीद हो गया था। सूफिया वो शहीद है। इनका दर्जा अल्लाह के यहाँ ऊंचा है। फयाज ने सूफिया के अपने भांजे और भतीजे के जिक्र पर कहा था। अम्मी, आपने कभी टीवी में शहीदों की माओं को सुना है? इनके हौसले कितने बुलंद होते हैं। हर लफ्ज़ के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। अगर मैं अल्लाह की राह में जान दे देता हूँ तो आपको मुझ पर फ़ख्र होना चाहिए। हमजा रानिया का जिस्म मेरी आंखों के सामने से नहीं जाता। वो उठकर हमजा के पास आ बैठी थी। कितनी प्यारी बच्ची थी। क्या हाल कर दिया इन जालिमों ने इसका। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अम्मी, रानिया से किया गया वादा तोड़ने का अंजाम मैं भुगत चुका हूँ और भुगत रहा हूँ।
रानी की जितनी तकलीफ़ मुझे है इसका शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। इतनी तकलीफ़ है कि लगा था कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन नहीं मरा। शायद अल्लाह ने मुझे इस मुल्क के लिए ज़िंदा छोड़ दिया। अब अगर करोड़ों लोगों से किया गया वादा तोड़ दूँ, तो खुद भी नहीं जी सकूँगा। फिर मुझे अपने पास रखकर आप क्या करेंगी? इसकी आवाज़ में तकलीफ़ थी। सूफिया ने इसकी तकलीफ़ को महसूस किया। वो रुकने वाला नहीं था, वो समझ गई थी। बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मैं दुआ करूँगी अल्लाह मेरे बच्चे की हिफ़ाज़त करे। वो अकेला सैकड़ों पर हावी है। वो अब अपने बेटे का माथा चूम रही थी। जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। वो माँ के हाथ को चूम रहा था। माँ बेटे आपस में ही प्यार करते रहेंगे या बाप के सीने को भी कोई ठंडा करेगा? फयाज ने हमजा की तरफ अपने बाजू फैलाए और वो उठकर अपने बाप के गले लग गया। सूफिया, तुम्हारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। फयाज ने हमजा का कंधा दबाया था। सूफिया के होंठों पर गमगीन मुस्कुराहट थी। हमजा की गाड़ी तैयार खड़ी है। जब अली का इसे फ़ोन आया था। किधर है? बस निकल रहा हूँ। हमजा खड़ा हुआ। खुद आएगा? अली ने दोबारा से सवाल किया था। हाँ, वो मुख्तसर जवाब दे रहा था। मैं इधर ही आया हुआ था तो सोचा तुझे साथ ले चलूँ। हाँ ठीक है, इंतज़ार कर रहा हूँ। 15 मिनट के बाद अली दरवाजे पर था। मैं और तुम्हारी अम्मी भी रानिया की तरफ जा रहे थे। जाते हुए रास्ते में हमें भी छोड़ देना, क्या ख्याल है? फयाज ने अली से जवाब चाहा था। बाबा, आप अपनी गाड़ी ले जाएं, मैं वो नहीं लेकर जा रहा। हमजा ने मशवरा दिया था। ड्राइवर भी तो नहीं है, फयाज ने परेशानी बताई। तो अंकल, आपको कौन सा ड्राइविंग करना नहीं आता? हाँ बस काफ़ी अरसा हो गया ड्राइविंग नहीं की। लेकिन तुम अपनी लेकिन तुम खैरियत से जाओ, हम चले जाएंगे। सूफिया और फयाज से मिलकर वो दोनों बाहर निकल गए थे। गाड़ी में बैठकर हमजा ने एक बार मुड़कर माँ को देखा। इसकी आंखों में आंसू और हमजा को रोकने की चाह थी, लेकिन अल्फाज ज़बान तक नहीं आए थे। हमजा की हिम्मत जवाब दे गई थी। इसका दिल बेचैन था। इसने माँ को हाथ हिलाया और इसके हाथ हिलाने का इंतज़ार किए बगैर मुंह फेर लिया था। अभी वो लोग शहर से बाहर भी नहीं निकले थे कि आने वाले फ़ोन ने हमजा को हिला कर रख दिया। हमजा की गाड़ी, जिसमें फयाज और सूफिया रानिया की तरफ जाने के लिए निकले थे, वो चंद मील का सफ़र तय करते ही फट गई थी। इसमें बम फिट था जो हमजा के लिए लगाया गया था। हमजा पर तो यह क़यामत के मुस्दिक मुस्दाक था। वो ऐसे दूसरे सानहे के लिए तैयार नहीं था। अली को भी फ़ोन आ गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था वो हमजा को क्या कहे और क्या कहकर तसल्ली दे। वो कुछ कह भी रहा था तो इसे यकीन नहीं था कि हमजा सुन भी रहा है या नहीं। यह के बाद दीगरे दो सानहों ने हमजा को ख़त्म कर दिया था। इसका ज़िम्मेदार भी हमजा ने खुद को ही गर्दान लिया था। वो दोबारा कभी इस घर नहीं गया था। किस किस के खून के हिसाब दूँ, किस किस के खून का हिसाब दूँ? हमजा ने अपना सर हाथों में गिराया। इसकी उंगलियों की सख्ती बालों पर बढ़ती जा रही थी। इसका दिमाग फट रहा था। हमजा, देर मत कर देना। हमारी लाशें देखोगे तब तुम्हें चैन आएगा। हमजा, मेरे साथ रहना हमेशा। बाप का सीना भी कोई ठंडा करेगा या नहीं? अब तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है हमजा? हमजा, तुमने मेरी कसम उठाई है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हमारी लाशें देखोगे तब तुम्हें चैन आएगा। आवाज़ें बुलंद होती जा रही थी। उंगलियां इसके बालों को नोच रही थी। अंधेरे में कोई चेहरा इसे नजर आया। आने वाले को वो देख नहीं पा रहा था। अंधेरा कुछ छटा था। इसने देखा वो खुद अपने सामने खड़ा था। वो खुद को अपने गले लगाना चाहता था। वो आगे बढ़ा। आने वाला दूर होता जा रहा था। अब भी अब चैन है तुम्हें? तुम्हारी जिद ने सबकी जान ले ली। दूर अंधेरे में से आवाज़ आई थी। मार दिया तुमने सबको, रानिया को, माँ को, रानिया को, माँ बाप को। कातिल हो तुम, जालिम हो तुम। आवाज़ बुलंद होती जा रही थी और साथ ही हमजा की तकलीफ और उंगलियों की बालों पर गिरफ्त भी बढ़ती जा रही थी। रानिया, माँ, बाबा, वो चीख रहा था। आवाज़ अलग में दब गई थी। इसने एकदम से आंखें खोली। सूरज सर पर था। वो कहाँ था? वो समझने की कोशिश कर रहा था। इसने आसपास देखा। ये इसके कमरे से मुल्हिक बालकनी थी। माजी की भूल भुलैयों में कब इसकी आंख लग गई थी इसे पता नहीं चला था। इसका सर दर्द से फट रहा था। आंखें गुजरी अजियत का पता दे रही थी। वो कमरे में आ गया। फर्श पर पड़ा कांच इसके पैरों में लग गया। रूह पर लगे घाव इतने गहरे थे कि वजूद पर लगे जख्म इसे तकलीफ नहीं देते थे। वो नहाकर सीधा नीचे बेसमेंट में चला गया, जहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ जाऊँ मैं? किससे मदद मांगूँ? मुझे कोई तो रास्ता दिखा दे मेरे मालिक। कोई मसीहा, कोई मददगार, कोई तो हो। वो जाए नमाज पर गिड़गिड़ा रही थी। भेड़ियों की दुनिया में वो अकेली थी। यहाँ हर कोई अपने फ़ायदे के लिए जी रहा था। वो कहाँ जाए इसे समझ नहीं आ रहा था। घर से बाहर निकलती तो इंसान नुमा भेड़िए इस पर झपटने को तैयार बैठे थे। इस घर में रहती तो हमजा के एहसानों तले रोंदी जा रही थी। मेरे बाबा को भेज दें अल्लाह जी प्लीज़। इसकी इल्तिजा बढ़ती जा रही थी। मुझे मेरी पहले वाली ज़िंदगी लौटा दें। बाबा, आपकी हया अकेली है, आप आ जाएं। इसके जिस्म की जान निकलती जा रही थी। वो जाए नमाज पर नीचे नीचे जाती जा रही थी।
मम्मा मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। वो सिसकियों में अल्फाज तोड़ तोड़ कर बोल रही थी। आवाज़ खो गए थे। आंखों के सामने गुप अंधेरा था। इसके सर पर फिर किसी ने हाथ रखा था। इसने तड़प कर आँख खोली। बाबा, बाबा आप आ गए। इसकी दुआ इतनी जल्दी सुन ली गई थी, इसे यकीन नहीं आया था। आप कहाँ चले गए थे बाबा? आपकी हया अकेली रह गई है बाबा। आप वापिस आ जाएं, मुझे अपने साथ ले जाएं। इसने आने वाले के हाथ को पकड़ कर कहा। सफ़ेद कपड़ों में खड़े शख्स के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो रो रही थी, वो मुस्कुरा रहा था। मामा तो चली गई थी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए बाबा। मैं मुझे अपने अपने साथ ले जाएं। आंसुओं में जब टूट रहा था। बेटा, वो जो रब है इसने तेरे लिए बहुत कुछ सोचा है। वो जो रब है इसने तेरे लिए बहुत बेहतर सोचा है। आने वाले ने आसमान की तरफ इशारा किया। मम्मा मुझे साथ लेकर जाएं। रो रो कर इसकी हिचकियां बन चुकी थी। बेटी, वापिस अपनी दुनिया में चली जा, तेरा मसीहा तेरा इंतज़ार कर रहा है। अंधेरा फैलता जा रहा था। दोबारा गुप अंधेरा था। आने वाला जा चुका था। हया, हया, कोई इसे आवाज़ दे रहा था। वो घबरा कर उठी। रो रो कर इसकी आंखें दर्द कर रही थी। आंखों की सफ़ेदी पर सुर्ख लकीरें वाज़ेह थी। इसने बमुश्किल आंखें खोली। जगाने वाले को बगौर देखा। ये 35-36 साल की खातून थी। बाहर आओ, वो कहकर चली गई थी। हया ने मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आ गई। तो तुम हो जिसने हमजा से निकाह किया है? खातून का अंदाज कदरे मायूब था। जी। इसने इस्बात में सर हिलाया। इतना सब हो गया, तुम अब तक ढीठ बने यहीं पर पड़ी हो? मैं खुद यहाँ नहीं आई थी, हया ने वजाहत की। ले जाने को तो तुम ले जाने को तो तुम इस कोठे पर भी ले जाई गई थी, वहाँ क्यों नहीं रही? अब वो इसकी तजलील कर रही थी। हया की आंखों की जलन और बढ़ गई। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। खातून ने इसके जवाब का इंतजार नहीं किया था। मम्मा मैं कहाँ जाऊँ? हया ने सहमे हुए कहा था। जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, वो सख्ती से बोली थी। हया को इस जहन्नुम में वापस नहीं जाना था। वो यहाँ जैसे भी रह रही थी, लेकिन बाहर के दरिंदों से महफूज थी। तुम्हारा मसीहा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसे अपना ख्वाब याद आया। मसीहा, वो बुड़बुड़ाई थी। इसने इधर उधर देखा, शायद वो मसीहा नजर आ जाए जो इसे रोक ले। लाउंज खाली था, वहाँ कोई नहीं था। मैं कहाँ जाऊँगी? इसने डरते हुए सामने सोफे पर बैठी औरत से कहा। मेरे बच्चे की ज़िंदगी से बाहर। इसने हर लफ्ज़ पर जोर दिया था। मासी, हमजा सर की आंखों में मेरे लिए नफरत थी। शीरी अभी शीरी अभी रिदाबा को एयरपोर्ट से लेकर आया था। वो सोफे पर बैठी थी। शीरी नीचे कारपेट पर इसके घुटनों पर सर रखे बैठा था। नहीं बच्चा, वो बस डिस्टर्ब होगा। भला तुमसे वो नफरत क्यों करेगा? वो इसके बाल सहला रही थी। वो मुझ पर चिल्लाए। शीरी को ये दुख था कि हमजा इसे बहुत लाड से रखता था। बेटा, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जिससे इंसान सारी उम्र भागता है। अगर वो तकलीफ़ें किसी और के रास्ते से सामने आ खड़ी हो जाए तो इसका रिएक्शन ऐसा ही होता है। तुम्हें तकलीफ़ हुई है, को कितनी तकलीफ पर भाई कितनी तकलीफ़ में होगा ये भी तो सोचो। वो इसके बालों को सहलाते इसे समझा रही थी। शीरी हमजा को लेकर बहुत परेशान था। तभी इसने रात को रदाबा को सारी सूरत हाल का बताकर इस्लामाबाद से बुलवा लिया था। सब लोग 2 घंटे पहले निकल गए थे। हमजा ने फाइनल प्लान तरतीब देना था, जिसे मुकम्मल करके वो अभी बेसमेंट से आया था। रदाबा को वहाँ देखकर वो चौंका था। मासी, आप कब आई? वो धीमे कदम उठाता इनके पास आया था। मेरा बच्चा, मासी की जान। रदाबा हमजा को देखकर खिल उठी थी। शीरी सीधा हो गया। रदाबा ने हमजे को गले लगाया। इसके दोनों गाल चूमे वो सादतमंद बच्चे की तरह खड़ा रहा। वो इसके पास ही सोफे पर बैठ गया था। शीरी ने दोबारा रदाबा के घुटने पर सर रख लिया। कैसा है मेरा प्यारा बच्चा? रदाबा हमजा पर वारी जा रही थी। बेहतर हूँ। हमजा का सर रदाबा के कंधे पर था और वो एक हाथ इसके गाल पर रखे हुए थी। आप मुझे बता देती, मैं आपको पिकअप कर लेता। हमजा रदाबा से कह रहा था। अरे नहीं, शीरी है ना, यही ले आया था मुझे। रदाबा ने हमजा को नहीं बताया कि इसके बुलाने वाला भी शीरी ही था। हमजा की नज़र किसी को ढूंढ रही थी। कुछ चाहिए? रदाबा ने इसकी बेचैनी देखते पूछा था। नहीं। सुबह से कहाँ थे तुम? हमजा ने शीरी के बालों में हाथ मारा। हमजा का लहजा रात की निस्बत काफ़ी बदला हुआ था। शीरी ने इसका हाथ पीछे किया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। हमजा ने बेबसी से रदाबा की तरफ देखा। इसने हमजा को हाथ के इशारे से इशारा किया कि समझ जाएगा। शीरी, शीरी भाई कुछ कह रहा है। रदाबा ने इसे बुलाया। मुझे बात नहीं करनी। वो उंगली से कारपेट पर लकीरें खींच रहा था। शीरी, रदाबा ने इसे तनबीह की। हाँ तो मासी, यूँ नहीं होता। आप इस वक्त इनको देखती ही किस तरह से इन्होंने भाभी को जकड़ा हुआ था। वो तो हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे इनसे खौफ आ रहा था। वो सीधा होकर बैठ गया था। हमजा इसे बगौर सुन रहा था, लेकिन शीरी ने इसे नज़र नहीं मिलाई थी। वो वाकई ही आपे से बाहर था इस वक्त। पहले कभी इसने यूँ किया नहीं ना?
रदाबा ने संजीदगी से शीरी को देखा। नहीं, पर अब भी क्यों? मासी, मुझे डर लग रहा था इस वक्त। इन्होंने कहा था इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। शीरी ने खुद की तरफ इशारा करते आखिरी लफ्ज़ पर जोर दिया था। बस मैंने फ़ैसला कर लिया है, अगर इनको मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। आप मुझे अपने साथ ले जाएं। वो दोबारा रदाबा के घुटने पर सर रख कर बैठ गया था। हमजा को शीरी के इन अल्फाज के साथ हमजा को शीरी के इसके साथ न रहने वाले फैसले ने तकलीफ़ दी थी, लेकिन इसने जाहिर नहीं किया था। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, इसने पत्थर दिली से कहा था। हमजा के अल्फाज शीरी पर सख्त गुजरे थे। शीरी ने सर उठाकर हमजा को देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि ये अल्फाज हमजा के ही थे। रदाबा ने हमजा को कदरे तनबीह अंदाज में देखा। चला जाऊं? शीरी ने हमजा को आंखों में झांकते कहा। मेरे बगैर रह सकता है? हमजा ने इसके सवाल के जवाब में सवाल किया। लहजे में एतमाद और शीरी के लिए मोहब्बत थी। शीरी ज़्यादा देर हमजा से नाराज़ नहीं रह सकता था, इसको छोड़कर जाना तो बहुत दूर की बात थी, और ऐसा ही हुआ था। काफ़ी देर शीरी यूं ही खामोश बैठा रहा, फिर उठकर सोफे पर आ गया। हमजा, हमजा सर, आज मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। इतने प्यारे रिश्ते आपने ही मुझे दिए हैं। वो रदाबा की तरफ देख रहा था। हमजा ने इसके गाल पर हाथ रखा, जो झट से शीरी ने अपने हाथ में ले लिया था। आप यूँ चीखते चिल्लाते किसी को तकलीफ़ देते अच्छे नहीं लगते। इसकी आंखें झिलमिला रही थी। अब अब तू रोएगा, सबको पता चलेगा तो वो हंसेंगे। हमजा इसका ध्यान भटका रहा था। आप बात नहीं बदलें। मासी, आप कहें इनसे। वो दोबारा नीचे आकर बैठ गया। हाँ, कह दूंगी और समझा भी दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। बस भाई का ख्याल रखो। रदाबा ने शीरी के सर पर प्यार दिया था। अब चलो शाबाश, उठो और गले लगाओ भाई को। आप इनसे पहले कहें कि वो दोबारा यूँ नहीं करेंगे, और आप डांटे भी तो। आपने तो इनको कुछ भी नहीं कहा। वो सही कह रहा था। रदाबा जब से आई थी वो शीरी को ही समझाए जा रही थी। इसने एक बार भी हमजा से इसके रवैये की वजह जानना नहीं चाही थी। समझाऊंगी भी और डांटूंगी भी, लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है छोटे भाई के सामने से डांटो। हाँ, अब शाबाश उठो। वो शीरी को पुचकार रही थी। हमजा बाकायदा इसके बदले तासुरात का जायज़ा ले रहा था। शीरी मुंह बनाए बैठा था, और अब बात करते वो हमजा को भी अपनी खफगी दिखा रहा था। मुझे पता है आप इनकी साइड पर ही हैं। वो अभी मुंह बनाकर बैठा था। अब तुम खड़े होते हो या नहीं? रदाबा ने इसे डांटा था। मुझे लगता है पहले आप इनसे कहेंगी कि ये मुस्कुराएं। शीरी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला था। हमजा भाई, मुस्कुरा दो मेरे बच्चे के लिए, रदाबा ने हमजा को देखते कहा था। खड़े हो ड्रामेबाज। हमजा रदाबा से अलग खड़ा हुआ और हाथ से शीरी को खड़े होने का इशारा किया। आइंदा आपने यूँ बात की तो मैं बात नहीं करूँगा आपसे। वो भी खड़ा हो गया था। अब वो एक दूसरे के गले लगे खड़े थे। आई लवली पोज। रदाबा खड़ी हो चुकी थी। इसने अपने फ़ोन में दोनों की तस्वीर ली थी। एवरीबॉडी लूज दिस। हमजा हमजा से अलग होते शीरी ने से बताया था, लेकिन हमजा जानता था कि वो ऐसा नहीं था। हम असल हमजा वही था जिसे वो रात देख चुका था, जिसकी तकलीफ़ इतनी थी कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। लेकिन काम ऐसा है कि वो खुद को किसी कमरे में बंद रख कर नहीं बैठ सकता था। लोगों में बैठा वो एक संजीदा और धीमी मिजाज का मालूम होता था, लेकिन इसके माजी का शोर इसे रात की खामोशी में हर रात को मारता था, और वो हर सुबह पर वो पुरसकून हमजा बनकर कमरे से बाहर निकलता था। क्या मासी, अभी भी आपको इसी तरह फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है? शीरी ने अपनी और हमजा की तस्वीर देखते हुए कहा। हमजा अपने ख्यालों से बाहर आया था। अपने बच्चों को ऐसे एक दूसरे से मोहब्बत करते देखकर कौन सी माँ खुश नहीं होती। वो अब हमजा को दोबारा से प्यार कर रही थी। बच्चों को? ये कहें सिर्फ हमजा सर को। वो मुंह बनाते खड़ा हुआ था। इधर आओ ज़रा तुम। कितनी बार समझाया है भाई कहा करो। रदाबा ने शीरी को कान से खींचा था। अच्छा अच्छा, दर्द हो रही है, छोड़ दें। वो दर्द से कर रहा था। गुड बॉय। रदाबा हंसी थी। हमजा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। रदाबा हमजा की माँ की छोटी बहन थी। इसकी उम्र लगभग 39-40 सालों की, लेकिन अपने पहनने ओढ़ने से वो 30-35 की ही लगती थी। पेशे से वो डॉक्टर थी और शादी भी इन्होंने डॉक्टर से ही की थी। हमजा हमेशा से ही रदाबा के करीब रहा था। तभी हमजा को एक सुई भी चुभ जाती थी तो रदाबा सब कुछ छोड़कर इसके पास आ जाती थी। वो अपनी हर बात हमजा से शेयर करती थी, हर मामले में इससे मशवरा लेती थी। और यही हाल हमजा का था। रदाबा इसके लिए खाला से ज़्यादा अच्छी दोस्त थी। अब भी वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर रातों रात हमजा के पास आ गई थी। रदाबा ने दोनों के लिए इनका पसंदीदा खाना बनाया था। वो तीनों अब डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। सामने कुर्सी पर हमजा था और इसके दाहिनी तरफ शीरी और इसके साथ रदाबा बैठे थे। मासी, आप यहीं क्यों नहीं रह जाती? ये शीरी था। क्यों, तुम मुझे मिस करते हो? रदाबा को इसकी किसी उल्टी बात की तवक्को थी। नहीं हमजा भाई, मिस करते हैं आपको। मैं भी करता हूँ, लेकिन जब भी अम्मा का बनाया फीका खाना खाना पड़ता है तब तब इसने संजीदगी से कहा था। रदाबा मुस्कुराई थी। इस लड़की को भी बुला लेते। हमजा हया से इस लड़की पर आ गया था। किसको?
रदाबा हैरान हुई। हमजा ने शीरी की तरफ देखा, वो अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। शीरी, हया को बुला कर लाओ। जब इसने सर नहीं उठाया तो हमजा ने से मुखातिब किया। वो नहीं आएंगी, शीरी ने ऊपर देखे बगैर कहा। तू तो अंदर ही दे आओ, हमजा ने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। अंदर भी नहीं खा सकती। शीरी बदसूर प्लेट की तरफ देख रहा था। हमजा ने कुछ ना समझते हुए पहले रदाबा फिर शीरी को देखा। मैंने इसे घर से निकाल दिया है, कहने वाली रदाबा थी। हमजा की आंखों में हैरत थी। मुंह में जाती चम्मच रुक गई थी। इसने हाथ नीचे गिराया। लेकिन क्यों? जब कोई मेरे बच्चे को तकलीफ दे वो यहाँ नहीं रह सकता। रदाबा ने हमजे के गाल को प्यार से छुआ था। इसके दिमाग में कोई हंसा था। एक और जिंदगी तुम्हारी वजह से तबाह हो गई, हंसने वाले की आवाज़ थी। हमजा की चम्मच पर गिरफ्त मजबूत हो गई। इसके हाथ की रगें नुमायां होती जा रही थी। इसके चेहरे की सख्ती बढ़ गई थी। भाई, शीरीज़ के बदलते तासुरात देखकर परेशान हुआ था। हाँ, हमजा को अपने हलक में कुछ अटकता महसूस हुआ। आई थिंक आई एम डन। वह खाना यूं ही छोड़कर चला गया था। रात के 11 बज रहे थे जब हमजा अपने कमरे में आया। सब कुछ सलीके से अपनी जगह पर रखा था। कोई कह नहीं सकता था यहाँ कल रात को कोई तूफान आया था। रदाबा ने हमजा के बेसमेंट से आने से पहले इसे तकलीफ देने वाली हर चीज़ हटा दी थी, चाहे वो बेजान तस्वीरें हों या जीती जागती हया। लंच के बाद घर से निकला और वो वापस आया था। इसने लाइट ऑफ की हुई थी। रोशन कमरे में से कोफत हो रही थी। अभी इसे आए 15 मिनट गुजरे थे कि दरवाजे के बाहर किसी कदमों की आहट पर इसने आंखें बंद करके चेहरे पर बाजू रख लिया था। आने वाले ने दरवाज़ा खोला। भाई, आप सो रहे हैं? हमजा कुछ नहीं बोला। वो दोबारा आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके वापस चला गया। हमजा ने मुंह बाजू से हटाया और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद देख कर इसने एक गहरा सांस भरा। हमजा की ज़िंदगी में सब था, पैसा, दौलत, नाम, प्यार करने वाले रिश्ते जो मुश्किल वक्त में इसे थाम सकें। लेकिन वो सबसे भाग रहा था, खुद से भाग रहा था। अगर हया को कुछ हो गया तो? ये सोच ही इसके रोंगटे खड़े कर रही थी। वो किस किस को मारेगा? शायद सबकी लाशें देख कर ही से चैन आना था। काफ़ी देर वो यूं ही लेटा छत को देखता रहा। अब वो फ़ोन पर किसी का नंबर मिला रहा था। हाँ, कुछ पता चला? हमजा ने छूटते ही पूछा। नहीं यार, अभी ढूंढ रहे हैं। इसके घर देखा? हाँ, सबसे पहले वहीं पता पता किया, लेकिन वहाँ पर ताला लगा था। तू फिक्र ना कर, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। दूसरी तरफ अली था। हमजा ने कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया। हेलो फजूल आदमी। हेलो। वो सो रहा था जब इसका फ़ोन बजा। सो रहे थे? हाँ। वो नींद में बुड़बुड़ाया। बताओ ऊपर क्या है? इसने अजीब सा सवाल किया। ऊपर छत है रानिया। इसने फ़ोन यूं ही कान पर रखकर हाथ पीछे कर लिया। अच्छा बताओ, 2 + 2 कितने होते हैं? वो शायद इसकी मैथ का टेस्ट ले रही थी। मुझे नींद आ रही है और तुम कैलकुलेटर पर देख लो। वो भी हमजा था, रानिया का क्लास फेलो, दोस्त और अब मंगेतर। बताओ प्लीज़। 4। वो इसी तरह नींद में बुड़बुड़ाया था। चांद पर जाएं तो ज़मीन नीचे नज़र आती है या ऊपर? अब वो फिज़िक्स का टेस्ट ले रही थी। आपका मतलूबा नंबर सो रहा है। 2 घंटे के बाद वो खुद आपको कॉल करेगा, कहकर हमजा ने फ़ोन रख दिया था। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि फ़ोन दोबारा से बजा। इसने फ़ोन कान से लगाया। रानिया, कसम से इसकी बात अधूरी रह गई। For all those time you stood by me, for all the truth that you made me see. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे प्यारे लड़के। रानिया इसके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रही थी। इसने वॉल क्लॉक पर निगाहें डाली। पूरे 12 बज रहे थे। वो मुस्कुराया। थैंक यू प्यारी लड़की। इसने वहीं से गाना पकड़ा और फिर से रानिया के अंदाज में ही से शुक्रिया अदा किया। इसके इस अंदाज पर रानिया का दिल प्यार से भर गया था। लव यू, इन दोनों अल्फाजों में रानिया ने अपनी जान रख दी थी। लव यू टू। आंखें बंद किए वो इसके प्यार को महसूस कर रहा था। इन अल्फाज के आगे कुछ कहने को नहीं था। काफ़ी देर के बाद वो चुप एक दूसरे के बोलने का इंतज़ार करते रहे। कैमरा ऑन करो, रानिया बोली थी। क्या देखोगी? आंखें बदस्तूर बंद थी। तुम्हें, लहजे में प्यार था। वैसा ही हूँ। हाँ, मैं कौन सा कह रही हूँ तुम्हारे सर पर सींग उगाए हैं। वो बिगड़ी थी। हमजा हंसा। अच्छा रुको। हमजा ने कैमरे को ऑन किया। हमजा, वो धीमे से बोली। जी जनाब। हमजा सीधा होकर बैठ गया था। मेरा दिल कर रहा है मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। आ जाओ, वो मुस्कुराया। अच्छा चलो सोचो मैं तुम्हारे पास हूँ। तकिया गोद में दबाए वो भी सीधी होकर बैठ गई। सोच लिया। हमजा की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। अंधेरे में जगमगाती एलईडी लाइट्स, मेज़ पर केक, इसके साथ कैंडल्स, अपनी वाइट टी शर्ट और इस पर ब्लू जैकेट पहने तुम और हैंडसम लग रहे हो। इसने एक सांस में मंजर कशी की। और तुम कहाँ हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। नहीं, तुम तो नहीं हो। वो इसे तंग कर रहा था। तो मैं कहाँ हूँ? रानिया ने मुंह बनाया था। तुम मेरे बाजुओं में कैद हो। रानिया ने मुस्कुराहट छुपाते सर झुकाया। वो शर्मा रही थी। हमजा बदस्तूर इसे अपनी आंखों के हसार में लिए था। अब बोलो। हमजा ने इसे छेड़ा था।
तुम बुरे हो, वो समझ गई थी। हमजा ने कहका लगाया, और तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छी हो। वो मुस्कुरा रहा था। हु इज़ दिस हैंडसम बॉय? वो चौंका, वहाँ रदाबा थी। अपने ख्यालात से वो बाहर निकल आया, मुस्कुराहट हल्की पड़ गई थी। मासी, ये सब ज़रूरी है? आपको पता है, मुझे अब यूँ बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता। बच्चे, घर का माहौल 3 दिन से इतना टेंस है। शीरी खुश हो जाएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। रदाबा ने इसे शीशे में देखते कहा था। मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो चली गई थी। 2 दिन वो बहुत मसरूफ़ रहा था, और अब जब वो घर आया तो पूरा स्क्वाड वहाँ पर मौजूद था। हमजा की सालगिरह थी। लॉन्च बर्थडे वेन्यू में बदल दिया गया था, और रदाबा के इसरार पर हमजा चेंज करने ऊपर आया था। शीशे के सामने खड़ा रानिया की पसंद की ड्रेसिंग किए वो माजी में चला गया। 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद वो जब भी घर जाता, रानिया इसका गुजरा बर्थडे ज़रूर मनाती थी। रानिया के बाद ये पहली बार था कि वो अपनी सालगिरह मना रहा था, या कहा जाए रदाबा ने यह मुमकिन कर दिया था। सीढ़ियों से नीचे लॉन्च तक मुख्तलिफ फूलों से सजावट की गई थी, और सीढ़ियों के साथ काले गुब्बारे लगे थे। लॉन्च के एक कॉर्नर में मेज़ था, जिस पर केक, पेस्ट्रीज, मुख्तलिफ बर्थडे प्रॉप्स पड़े थे। मेज़ के पीछे दीवार पर गोल्डन रंग की मसनूई बैकग्राउंड था। सोफ़े को घुमाकर मेज़ की तरफ कर दिया गया था। सफ़ेद टी शर्ट पर ब्लू जैकेट पहने वो अपने बालों में हाथ फेरता कमरे से बाहर आया। सो द बर्थडे बॉय इज़ हेयर। हमजा को देखते ही शीरी ने ऐलान किया था। हाँ, हैंडसम एंड द डैशिंग पर्सनैलिटी ऑफ द हाउस इज़ हेयर। ये शेरवान था। कैसा है मेरा शेर? अली ने हमजा को गले लगाया। मुझे क्या होना, तू सुना, काम काम कहा था। आखिरी अल्फाज हमजा ने आहिस्ता कहे थे। हो जाएगा, अली ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया था। कहाँ से आई हो? इसके सामने कोई 40-45 साल आदमी बैठा था। ये जगह इसके लिए अजनबी थी। वो घबराई हुई थी। लाहौर, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। हु आर यू? आदमी ने मेज़ पर पड़े कागजात को देखते पूछा था। हया। वो अपनी उंगलियां मसलते वो अपनी उंगलियां मुसलसल मरोड़ रही थी। आई सेड, हु आर यू? नाम नहीं पूछा। अब वो दराज से कुछ और फाइल्स निकालकर मेज़ पर रख रहा था। स्टूडेंट। फिर यकलफ्ज़ी जवाब दिया था। मैंने ये नहीं पूछा तुम स्टूडेंट हो या जॉब करती हो। जस्ट लेट मी नो तुम कौन हो। आदमी सीधा होकर बैठ गया। वो खामोश रही। अगर तुम खुद यहाँ आई हो तो शायद मैं तुम्हें इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने से पहले सोचता, लेकिन डॉक्टर हारून खुद तुम्हें अपने सेशंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास कोई चारा नहीं। आदमी ने अपने बाजू मेज़ पर रखते दोनों हाथ की उंगलियां आपस में मिलाई थी। वो अब भी कुछ नहीं बोली थी। मैं उम्मीद करूँगा जब भी तुम यहाँ से जाओ तो इससे एक सवाल का जवाब लेकर जाओ, कहकर आदमी ने रिसीवर उठाया और एक नंबर मिलाकर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने लगा। हाँ जन्नत, ये लड़की है, इसे भेज रहा हूँ। इसका नाम डॉक्टर हारून के सेशंस के लिए रजिस्टर कर दो। सबसे मिलने के बाद केक काटा गया। जब सब हमजा को घेरे खड़े थे, हमजा ने सबसे पहले केक रदाबा को खिलाया, जिसने जवाबन एक टुकड़ा हमजा के मुंह में डाला था। तुम जियो हज़ारों साल। शीरी ने हमजा को केक खिलाया और हाथ हमजा के गाल पर लगा दिया। हमजा ने मुंह बसोरते टिशू से गाल पर लगा केक उतारा। रदाबा ने यह लम्हा भी कैमरे में कैद कर लिया था। केक काटने के बाद खाना सर्व कर दिया गया। फरीहा, हमजा और अली एक तरफ बैठे थे। अच्छा, तुम हमजा से पूछ लो। वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे और अब फैसला हमजा पर छोड़ दिया गया था। क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? हमजा कब से बैठा इनका मुंह देख रहा था। इसे लगता है कि मैं इसे टाइम नहीं देता। तो बता, ऐसा है? तू बता, ऐसा है? अली ने पूछा था। हमजा ने एक नज़र अपने दोस्त की मासूम शक्ल और फिर इसकी खूबसूरत जोजा को देखा। अली हमेशा सबसे पहले निकल जाता था। क्यों? कि या तो इसने तुम्हें थाने से पिक करना होता है या ड्रॉप करना होता है। तो मेरे ख्याल से अली अपना सारा तो मेरे ख्याल से अली अपना ज़रा सा भी फारिग वक्त तुम्हारे साथ गुजारता है। थोड़ी देर पहले सोचने के बाद इसने हकीकत बताई। अली के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई थी। बस करो हमजा, तुम भी इसी का साथ दोगे? फरीहा का मुंह बन गया था। दूसरी तरफ कुछ फासले पर रदाबा, शीरी और समाया बैठे थे। तुमने शीरी के बजाय मुझे क्यों नहीं बताया? रदाबा की मुखातिब समाया थी। बेटा, हमजा मुझे बहुत प्यारा है। अगर वह तकलीफ़ में होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। रदाबा ने हमजा को देखा, जो अब भी अली और फरीहा का मसला हल करवा रहा था। मैंने शीरी से बात की थी, इसने मुझे सुना ही नहीं। मुझे लगा आपको भी शीरी की तरह मेरा हमजा सर के बारे में यूँ कहना अच्छा नहीं लगेगा। वो सफाई दे रही थी। ये मेरा लड़का तो है ही बुद्धू। रदाबा ने शीरी के सर पर चपत लगाई। मासी, हमजा भाई बहुत प्यार करने वाले हैं, तो मैं इनके बारे में ये सब कुछ कैसे सुनता? इसके अंदाज से हमजा के लिए प्यार झलक रहा था। समाया और शीरी इस बारे में तफसीली मुलाकात कर चुके थे और शीरी ने इसके साथ होने वाली गुफ्तगू रदाबा को भी बताई थी। तब से रदाबा हमजा को लेकर फिक्रमंद थी।
अभी भी वो समाया से इसी बारे में सवालात कर रही थी। बकौल समाया हमजा का हर वक्त ईज़ में रहना, कम हंसना, कम बोलना, गुस्से का भी खुलकर इजहार ना करना, इन सब ने इसे मजबूर कर दिया था कि वो शीरी से इस बारे में बात करे। वो नॉर्मल बिहेव करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही पुरसुकून दिखता था। इसके अलावा इसने एक दो बार हमजा को यूं ही चीखते चिल्लाते सुना था। इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसके चेहरे के तासुरात मुताबिकत नहीं रखते थे। वो नॉर्मल दिखता था लेकिन वो नॉर्मल था नहीं। शीरी उठकर चला गया। रदाबा अब भी बैठी समाया से हमजा के बारे में मुख्तलिफ पहलू पर डिस्कस कर रही थी। मैं आप लोगों का मसला हल करवा सकता हूँ, शीरी ने हमजा के पास बैठते कहा। हमजा जो पिछले पौने घंटे से इनके दरमियान सुलह सफाई करवा रहा था, शीरी के अतमाद को सराहे बगैर नहीं रह सका था। तुम रिलेशनशिप एडवाइज़र हो? हमजा ने आगे होते ही इसे कहा था। चाहे मैं शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन रिलेशनशिप को आप सबसे ज़्यादा समझता हूँ। वो अब शेखी बिखार रहा था। मुझे लगता है आप दोनों को हनीमून पर चले जाना चाहिए। नान को कौरमे में लगाकर इसने मुंह में डाला। अली और फरीहा जो अब तक बहस कर रहे थे अब होनको की तरह खाने में मसरूफ़ शीरी को देख रहे थे। और भी तुम लोगों का कोई मसला है तो पूछ लो बाबा जी से। हमजा अब अली और फरीहा की हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इनकी हालत देखने वाली थी। मासी, मुझे लगता है अब शीरी के लिए कोई लड़की ढूंढ लेनी चाहिए, हमजा ने सामने से आती रदाबा से कहा। इसके साथ समाया, जावियान और शेरवान सब आ गए थे। नहीं, पहले हमजा सर के हाथ पीले करवाएं, भाभी आए, दो चार बच्चे हों जो मुझे चाचू चाचू बुलाएं, फिर मैं सोचूंगा। शीरी ने अगले 5-6 साल की प्लानिंग बताई थी। हमजा के तासुरात बदल गए थे। अरे तुम मेरे बच्चे की परवाह नहीं करो, रदाबा हमजा के सर पर प्यार कर रही थी। हमजा तकल्फुन मुस्कुराया था। मासी, अनीका को बुलवाएं, लगे हाथों शीरी की मंगनी कर देते हैं। हमजा ने सबकी तवज्जो खुद से हटाई थी। शीरी जो अभी रिलेशनशिप एक्सपर्ट बना बैठा था अब मददगार तलब निगाहों से देख रहा था। नहीं प्लीज़ नहीं, वो खाना भूलकर हमजा से रहम की अपील कर रहा था। अभी तो तूने कहा कि तू रिलेशनशिप को समझता है। हमजा के हत्थे वो चढ़ चुका था। हाँ, तो रिलेशनशिप एडवाइज़र बंदा तब ही दे सकता है जब तक वो खुद इस जंजाल से दूर हो, शीरी ने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा था। मासी, आप बुलाएं अनीका को। हमजा ने फ़ैसला सुना दिया था। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम, औरत ने अपनी ऐनक ठीक करते से जवाब दिया। वो उधेड़ उम्र औरत थी जिसने दरवाज़ा खोला था। ये साथ वाले घर में कोई नहीं रहता? हमजा ने एहतियातन घर वालों का नाम नहीं लिया था। नहीं, तुमने ख़रीदना है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। इनके लड़के साल बाद बाहर से घर आते हैं, इनसे बात कर लेना। औरत ने खुद ही मतलब निकाला था। तो यहाँ कोई नहीं रहता? मतलब इनका कोई रिश्तेदार वगैरह? रहता भी हो तो तुमसे मतलब? उधेड़ उम्र औरत ने इसे घूरा था। नहीं, मतलब तो कोई नहीं। तो वो इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। माँ जी, मैं खुफिया इदारे से हूँ, हमजा ने आहिस्ता से कहा। तो मैं क्या करूँ? हमजा को इस जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं पुलिस वाला हूँ। हमजा को लगा कि शायद औरत को समझने में गलती हुई है, तो इसने आसान अल्फाज में बताया। क्या हो? औरत ने कान पर हाथ रखा। पुलिस वाला, हमजा ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। शक्ल से तो तुम गुंडे मवाली लगते हो, औरत ने अब इसको नीचे से ऊपर तक देखते कहा था। कुछ देर यूं ही हमजा खड़ा इस औरत को देखते रहा। ये क्या चीज़ है? हमजा ने दिल में सोचा। गालियाँ निकाल रहे हो मुझे? औरत ने अपनी ऐनक के ऊपर से इसे देखा था। गालियाँ? हमजा को याद नहीं आया कभी इसने होश हवास में कोई गाली दी हो। बीबी, हमारे साथ ताउन करें। वो किस अजाब में फंस गया था। मैं नहीं करती, कर लो जो करना है। हाँ? हमजा इस औरत की दीदा दलील पर हैरान था। तुम जैसे लड़के यूं ही आते हैं मोहल्ले की औरतों को छेड़ने। हमजा को कुछ खामोश देखकर इसने दोबारा से मुंह खोला। हमजा को लगा किसी ने इसके सर पर कुछ गिरा दिया हो। कहीं तुम फौजिया की लड़की को निकालने तो नहीं आए? बेहतर 72 बार मैंने इसको यूं ही किसी ऐसी गाड़ी में आते जाते देखा है। इसने हमजा की गाड़ी की तरफ इशारा किया। और शक्ल से तुम भी मस्टंडे ही लगते हो। औरत ने मुंह बनाया था। हमजा को अपना सर घूमता महसूस हुआ। इस कॉम्प्लीमेंट ऐसा कॉम्प्लीमेंट इसे कभी किसी ने नहीं दिया था। अम्मा कौन है? हमजा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि पीछे से एक आदमी नमूदार हुआ। जी, किससे मिलना है आपको? आने वाले ने पूछा था। हेलो, आई एम फ्रॉम इंटेलिजेंस। हमजा ने से अपना कार्ड दिखाते हाथ बढ़ाया था। हाउ कैन आई हेल्प यू? लड़के ने इसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। ये आपके साथ वाले बंगले में कोई नहीं रहता? हमजा ने मतलब का सवाल किया। रहते थे लेकिन 1 महीना पहले इनकी लड़की कहीं गायब हो गई थी, आदमी ने कहा। बुढ़ापे में बाप की कमर तोड़ दी मनहूस मारी ने। बुढ़ा भी 2 दिन के बाद चल बसा, उधेड़ उम्र औरत बोली थी। तो वो लड़की वापस नहीं आई? इसने लड़के से पूछा। अरे काहे को आती, कोई वापस आने के लिए थोड़ी ना घर से भागता है। औरत मुंह से खरफात निकाल रही थी। हमजा का अंदाज गलत नहीं था। ऐसे केसेस में 95% लोग लड़की को कसूरवार ठहराए देते हैं और कबूल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
अम्मा तू अंदर जा, आदमी ने औरत से जो गालिबन इसकी माँ थी कहा। हाँ हाँ जा रही हूँ, पर याद रखना यही लड़का फौजिया को लेकर भागेगा। हमजा का दिल चाहा वो सर दीवार में दे मारे। माफ़ कीजिएगा, इनकी जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आदमी शर्मिंदा हुआ था। इट्स ओके, वो मुश्किल मुस्कुराया। थैंक यू। दोबारा हाथ थामता वो वापस गाड़ी में आ बैठा। अब वो पुलिस स्टेशन जा रहा था। हमजा पुलिस स्टेशन गया ताकि वो फरीहा से हया की गुमशुदगी के बारे में हुई जाने वाली पेशरफ्त पूछ सके। फरीहा वहाँ नहीं थी। फिर इसने सोचा कि वो अली से मदद ले, लेकिन इसका दिल नहीं चाहा और वो वापस आ गया। वो लाउंज में बैठा टीवी चैनल बदल रहा था जब रदाबा अपने कमरे से बाहर आई। जल्दी आ गए तुम? अपने बाल बन की सूरत में बांधते वो हमजा के करीब आई थी। जी। इसने टीवी से नज़र नहीं हटाई। तुम परेशान हो? वो हमजा के साथ सोफे पर बैठ गई। नहीं तो। इसने गर्दन मोड़कर रदाबा को देखा और फिर दोबारा से सीधा हो गया। मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ है? रदाबा ने प्यार से इसके बालों को हाथ लगाया। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? इसने रदाबा की तरफ नहीं देखा था। वो यूं ही सोफे की पुष्ट पर कोहनी टिकाए इसे देखती रही। हमजा काफ़ी देर यूं ही इसका देखना इग्नोर करता रहा। मासी, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती। जब वो रदाबा को और इग्नोर नहीं कर सका तो इसकी तरफ मुड़ा था। आपने हया को घर से क्यों निकाल दिया? आप मुझसे पूछती, बात करती। ये बातें तुम आज कर रहे हो? इट्स बीन अ वीक नाउ। वो पुरसकून थी। तो क्या करूं? वो बेबस दुख रहा था। वो बेबस दिख रहा था। तुम्हें इसकी परवाह है? रदाबा संजीदा थी। मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं इसको वहां से निकाल कर लाया था। इससे निकाह किया था मैंने। इसने निकाह पर जोर दिया था। दिस दिस निकाह मैटर टू यू? रदाबा ने संजीदगी से कहा। मासी, बात निकाह की नहीं है, बात इस तहफ़्फ़ुज़ की है जो इस घर ने इसे दिया था। वो सफाई दे रहा था। निकाह? रदाबा 2 दिन पीछे चली गई। ऐसे क्या घूर रही हो? हया जब इसे काफ़ी देर यूं ही देखती रही तो रदाबा ने इसे कहा था। देख रही हूँ कैसे हमेशा बेबस लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है। मुझे यूं दर बदर के धक्के दिलवाने थे तो वहीं छोड़ आता वो मुझे। यहाँ लाकर निकाह का तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी? वो इसकी ऊंची आवाज़ थी। मासी, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हमजा ने इसे हिलाया था। हाँ, वो चौंकी थी। रदाबा के आने से हमजा खुश था, लेकिन इसका यूं हया को निकाल देना इसे अच्छा नहीं लगा था। वो परेशान था। मासी, इसका घर नहीं है कोई, और वो मेरी बीवी है। इसने आखिरी अल्फाज मुंह में बुड़बुड़ाए थे। रदाबा ने सुन लिया था। हमजा, अगर कोई तुम्हें तकलीफ देगा तो मैं इसे कभी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। शीरी को जब तुम लाए थे मैंने हमेशा इसे तुम्हारी तरह चाहा, क्योंकि तुम इससे प्यार करते हो। रही बात हया की, इसने तुम्हें हर्ट किया था। तुम इसे डिसलाइक कर रहे थे तो मैं कैसे इसे अपना लेती? मेरे बच्चे को तकलीफ देने वाले को मैं कैसे घर में रखूं? रदाबा का लहजा सख्त हो गया था। मासी मासी मासी। हमजा को खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो रहा था। हाँ, मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। मेरे रवैये ने आपको मजबूर किया और वो मेरी ज़िम्मेदारी थी। मैं लाया था इसे। इसका लहजा मामूल से मुख्तलिफ था। रदाबा पहली बार इसे यूँ अपना आपा खोते देख रही थी। वो अपना उखड़ता सांस संभाल रहा था। वो रदाबा की गोद में सर रखकर लेट गया। मासी, पता नहीं वो कहाँ होगी। वो घर नहीं गई। अगर दोबारा वो गलत हाथों में लग गई तो? मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। वो इसके बालों को सहला रही थी। 1 हफ्ते के बाद रदाबा ने इसे हया को लेकर फिक्रमंद होते देखा था। इस बीच पता नहीं वो कैसे ये सब अपने दिल में रखे बैठा था। रदाबा को अब समाया की कही गई बातों पर और यकीन हो गया था। वो वैसा नहीं था जैसा सबको नजर आता था। रदाबा जा चुकी थी। इसने हया को ढूंढा था। हमजा ने हया को ढूंढा था। वो अपने सर से ये बोझ उतार देना चाहता था, लेकिन वो इसे नहीं मिली थी। इसके दिल में कहीं कसक थी कि इसकी वजह से एक और ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो बस इस एक और पछतावे से बचना चाहता था। जब हया नहीं मिली तो वो थक हार कर बैठ गया। यहाँ पर ऑपरेशन मोहब्बत की एपिसोड 3 ख़त्म होती है। और अगर आपको ये नावल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में बताएं कि आपको इसका सबसे अच्छा किरदार कौन लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ इंस्टाग्राम पे आपने सर्च करना है urdu_नावल और इसको सर्च कर लेना है। यहाँ पर अकाउंट्स में ये वाला मेरा अकाउंट है, तो आपने इसको फॉलो कर लेना है और जिस भी नावल को सजेस्ट करना है आपने मुझे इधर बताना है।